Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 107 की यूनिट 12 के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, लीडर एंड लीडरशिप। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लीडर का क्या कंसेप्ट है, क्या रोल होता है लीडर का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक लीडर के, और स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हमने कवर करा था। और इस वीडियो में हम लोग सोशल कैटेगराइजेशन क्या होता है और क्या रोल होता है लीडर का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोशल कैटेगराइजेशन से। तो सोशल कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, कि कैटेगरीज बनाते हैं लोगों की। ठीक है, हम लोगों को किस तरीके से कैटेगरीज में डालते हैं और किस तरीके की कैटेगरीज में डालते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, जेंडर के बेसिस पर हम कैटेगरी बना देते हैं, रेस के बेसिस पर, सोशल कैटेगरी होती है कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की के बेसिस पर हम लोग कैटेगरीज बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने सोसाइटी में जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, यानी उनको कैटेगरीज में डाल देते हैं। इसे हम सोशल कैटेगराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब हम किसी टीचर से मिलते हैं, वी माइट क्लासीफाई दैम एज मैन, मिडल एज्ड, एशियन एंड एन एकेडमिक। कि अगर हम किसी इंसान से मिल रहे हैं जो कि टीचर है तो हम उसे कितनी कैटेगरीज में डाल सकते हैं। हम उसे डालेंगे उसके जेंडर के बेसिस पर, हमने कैटेगरी में डाला कि वो एक मैन है, ठीक है। मिडिल एज्ड है, उसके एज के बेसिस पर कैटेगरीज में डाला। फिर उसकी नेशनैलिटी की, मतलब उसके वो एशियन है, इस कैटेगरी में हमने उसे डाला। फिर वो एक टीचर है, एकेडमिक है, इस बेसिस पर हमने डिफरेंट बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उसकी कैटेगरीज में उसे डिवाइड करा। ठीक है, उसको कैटेगरीज में सोशल कैटेगराइजेशन उस पर्सन की करी। अब इसका पर्पस क्या होता है कि हम लोग ये जो कैटेगरीज बना रहे हैं लोगों की, हम करते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें मदद करता है, जब हम कैटेगरीज बनाते हैं ये हमें मदद करता है लोगों को जल्दी से समझने में। हेल्प्स अस क्विकली अंडरस्टैंड इन्फर थिंग्स अबाउट पीपल बेस्ड ऑन देयर ग्रुप, कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमने पहले उस इंसान को देखा, फिर उसकी सोशल कैटेगराइजेशन करी। फिर हम लोग जब कैटेगरीज में बनाते हैं, कैटेगरीज में डालते हैं कि हमने मेल्स की अलग कैटेगरीज बनाई है, किस कास्ट या रिलीजन से कोई पर्सन, उसकी कैटेगरीज अलग है, तो उसके बेसिस पर फिर हम उसको उसके बारे में जज कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं और इन्फर कर पाते हैं। ये पर्पस होता है सोशल कैटेगराइजेशन का। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा दिमाग इसके लिए नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा आपको पता भी नहीं होता है, और ये ऑटोमेटिकली हम लोग कर लेते हैं। दिस कैटेगराइजेशन हैपन्स नेचुरली एंड ऑफन विदाउट रियलाइजिंग इट। ये कि हम लोग इसको रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि हमने ऐसी कैटेगरीज बनाई है, और वो अपने आप हमारे दिमाग में बन जाती है क्योंकि हमने बचपन से ये चीज़ सीखी होती है। इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप में हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। इन ग्रुप का मतलब क्या है? अस, द ग्रुप वी बिलोंग टू। इन ग्रुप क्या है? जिससे हम बिलोंग करते हैं, उसे हम इन ग्रुप बोलते हैं। आउट ग्रुप क्या है? दैम। ठीक है, हम कैसे रेफर करते हैं आउट ग्रुप को? दैम से, कि वो लोग जो हमारे ग्रुप के नहीं हैं उन्हें हम आउट ग्रुप बोलते हैं। वी टेंड टू व्यू आर इन ग्रुप मोर फेवरेबली एंड द आउट ग्रुप मोर नेगेटिवली, कि हम अपने ग्रुप को, अपने इन ग्रुप को जिससे हम बिलोंग करते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से परसीव करते हैं और पॉजिटिवली परसीव करते हैं, और जो आउट ग्रुप है उसे हम नेगेटिवली परसीव करते हैं। अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। अब इसमें एरर भी आता है, एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग रीजन ढूंढते हैं कि किसी ने ये बिहेवियर करा है तो इसके पीछे रीज़न क्या था, उसे हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर क्या है कि हम पॉजिटिव अजम्पशंस बनाते हैं अपने खुद के ग्रुप के लिए और नेगेटिवली परसीव करते हैं आउट ग्रुप को। कि अगर कोई एक पर्सन है जो कि मेरी कास्ट का है, मेरे रिलीजन का है, मेरे ग्रुप का है, या जिसे मैं जानती हूँ, तो वो मेरा इन ग्रुप हो गया, ठीक है, वो मेरे इन ग्रुप का मेंबर हो गया, तो उसको मैं पॉजिटिवली परसीव करूँगी। उसने कोई भी बिहेवियर करा है तो ठीक है, उसने सही करा होगा, या फिर उसके पीछे बाहर का कोई रीज़न रहा होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से कोई गलती हुई है, उसकी गलती नहीं होगी। इन द सेंस कि हम लोग पॉजिटिवली परसीव करते हैं अपने इन ग्रुप को और नेगेटिवली परसीव करते हैं आउट ग्रुप के मेंबर्स को। उसे हम अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर कहते हैं बिहेवियर के लिए, कि कोई भी बिहेवियर करा है, मेरे इन ग्रुप के मेंबर ने करा है तो अच्छा है, पॉजिटिवली उसको परसीव करेंगे। आउट ग्रुप से किसी ने करा है तो हम उसको नेगेटिवली एट्रीब्यूट करेंगे कि उसकी गलती है। वो अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर हो गया। फिर हुआ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, हम सबको पता है सेल्फ एस्टीम क्या होती है। पीपल आइडेंटिफाई विद सर्टेन ग्रुप्स टू बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम। अब हम ये जो कैटेगरीज बनाते हैं, फिर इस कैटेगरीज में लोगों को डालते हैं, खुद को भी इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डालते हैं, तो इससे होता क्या है कि जब हम किसी एक कैटेगरी से जिसको हम अच्छा मानते हैं, अपने इन ग्रुप में हम क्यों जानते हैं, हम ये जो ग्रुप्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम इनसे आइडेंटिफाइड होते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम और ज़्यादा बूस्ट होता है, हमें अच्छा फील होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी एक बड़े फिल्म स्टार या फिर जो कोई लॉयर है या जज है या फिर ऐसे किसी बड़े पर्सोनल से आप जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आपके साथ वो आपके ग्रुप का मेंबर है, आप उनको जानते हो, तो हमको अच्छा फील होता है ना, हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है। तो वही चीज़ है कि जब हम ये कैटेगरीज बनाते हैं, इन सर्टेन ग्रुप्स से हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं और हमारा सेल्फ एस्टीम इससे बूस्ट होता है।
फिर इसमें स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जब हम ये कैटेगरीज बनाते हैं तो इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा है सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है, नुकसान क्या है, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि जब हम दूसरे लोगों को, जब हम ये अस वर्सेस दैम, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमने लोगों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने लोगों को डिवाइड कर दिया किस में, हम में और दूसरों में, अस वर्सेस दैम में, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन आता है। हम अपने ग्रुप को अच्छा मानते हैं, दूसरों को छोटा मानते हैं, नेगेटिवली परसीव करते हैं, और वही चीज़ दूसरे लोग भी हमारे लिए करते हैं क्योंकि हम उनके लिए एक आउट ग्रुप है। तो इसकी वजह से स्टीरियोटाइप्स और ज़्यादा बढ़ते हैं और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाता है। तो ये हो गया सोशल कैटेगराइजेशन। लास्ट इस यूनिट का टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलेंगे रोल ऑफ अ लीडर इन अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रोल क्या होता है लीडर का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? तो जैसे हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो लीडर होता है उसके पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, सपोर्ट करता है और डायरेक्ट करता है लोगों को। लीडर्स यूज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स का यूज़ करता है, लोगों को गाइड करता है, उन्हें सपोर्ट करता है। ग्रुप है वो किसी भी तरीके के जो भी नेगेटिव बायसेस हैं एक दूसरे को लेकर के, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करे, उसके टुवर्ड्स उन्हें मोटिवेट करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है। ये काम होता है लीडर का। बिल्डिंग कोहेजन, कि लीडर क्या करता है कि ग्रुप्स को एक साथ जोड़ करके रखता है कि यूनिटी बनी रहे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लोग जो है ग्रुप के मेंबर्स अच्छे से पॉजिटिवली परसीव करते रहें। ये काम होता है लीडर का। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स जो है लीडर यूज़ करता है, मेथड्स का, ताकि जो है शांति बनी रहे ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ख़त्म हो जाए शांति से, आराम से, पीसफुली। ये उसका काम होता है, रोल होता है। ओपन कम्युनिकेशन, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से, तो या फिर एक दूसरे की बातों को हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हैं, मिसपर्सीव करते हैं, गलत तरीके से परसीव करते हैं, नेगेटिवली ही जो है उसे लेते हैं, परसीव करते हैं। तो लीडर का रोल होता है कि वो ओपन कम्युनिकेशन रखे, कि जो मेंबर्स हैं या फिर जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी आपस में क्या करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, बात करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करें एटलीस्ट, और उसे रिजोल्व करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करके, सही ढंग से कम्युनिकेट करके, और उनके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम भी कौन करता है, लीडर करता है। इम्पैक्ट ऑन मोरल, अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हार्म ग्रुप मोरल, रिलेशनशिप्स एंड एफिशिएंसी। कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बना रहा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हुआ, तो उसकी वजह से ग्रुप के मोरल्स भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर जो रिलेशनशिप है, वो जो गैप है मेंबर्स के बीच में, वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ग्रुप जो है अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। ग्रुप के मोरल को, जो उनका ग्रुप का गोल है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो लीडर का रोल है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरीके से रिजोल्व करवाए। अब जो है रिसर्च हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेकर के, और किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट अब रिजोल्व करा सकता है लीडर, उसके ऊपर रिसर्च हुई थी। थॉमस और राल्फ किलमैन, इन्होंने रिसर्च करी थी। इन्होंने रिसर्च करके एक मॉडल अपना डेवलप करा था जिसका नाम था थॉमस किलमैन मॉडल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इन्होंने अपना एक मॉडल बनाया था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, थॉमस किलमैन मॉडल। दिस मॉडल डिफाइंस कॉन्फ्लिक्ट एज अ सिचुएशन वे पीपल्स कंसर्न आर अपोज्ड। अब इन्होंने किस तरीके से अपने मॉडल में डिफाइन करा था कॉन्फ्लिक्ट को, इन्होंने बोला कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो उस सिचुएशन को कहा जाता है जब जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनके कंसर्न्स एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। कोई असर्टिवनेस को जो है ज़्यादा कंसर्न उसके लिए रखता है, कोई कोऑपरेशन को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देता है। तो जब हमारे जो कंसर्न्स है, ठीक है, हमारी जो हम जिन बातों को या जिन आइडियाज़ को, थॉट्स को, बिलीव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, जब उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, तब उस सिचुएशन को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब इन्होंने दो मेन डायमेंशंस इन कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर, ठीक है, 2 मेन डायमेंशंस इन्होंने बताए थे कि बिहेवियर, जब कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर होता है तो उसमें 2 डायमेंशंस देखे जाते हैं। पहला है असर्टिवनेस, यानी कि परस्यूइंग वंस ओन कंसर्न्स, कि मेरे जो कंसर्न्स हैं वो सिर्फ पूरे होने चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंस जो मैं चाहता हूँ वो पूरा होना चाहिए, मेरा गोल अचीव होना चाहिए। एंड कोऑपरेटिवनेस, कंसर्निंग अदर्स कंसर्न, कि दूसरे के बारे में भी सोचना है, यानी असर्टिवनेस हो गया अपने लिए, कोऑपरेशन हो गया सबको मिला करके, अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है कंसर्न उनका भी रखना है। तो ये 2 डायमेंशंस होते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर में। अब इसके पूरे मॉडल को हम अच्छे से समझेंगे कि इस तरीके से इन्होंने इन डायमेंशंस को 5 मोड्स में डिवाइड करा है। तो 5 मोड्स में इन्होंने, थॉमसन किनवेल्स ने 5 मोड्स बताए थे फॉर रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन सिंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो है कंपीटिंग। पहला मोड क्या आ जाता है, कंपीटिंग। कंपीटिंग जैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंपटीशन वगैरह की बात हो रही है। असर्टिवनेस एंड अनकोऑपरेटिव, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनका फोकस किस पे होता है कि बस मैं जीतूँ, फोकस ऑन विनिंग इवन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कि दूसरे लोग जाते हैं, दूसरों को नुकसान होता है, हो जाए, मेरे को जीतना है। क्योंकि हमने असर्टिवनेस क्या पढ़ा कि असर्टिवनेस क्या होते हैं, खुद के गोल्स पर, कंसर्न्स पर फोकस रखना है कि मुझे जीतना है, मेरी बात सही होनी चाहिए। यूज़ पावर टू अचीव डिजायर्ड आउटकम, और अपने डिजायर्ड आउटकम पाने के लिए वो पावर का भी यूज़ करते हैं, तो उसे कंपीटिंग बोलते हैं इस मोड को।
जहाँ पर सिर्फ असर्टिवनेस होती है और अनकोऑपरेटिव यानी कि दूसरे कंसर्न का कोई मतलब नहीं है। तो ये जब डायमेंशन आ जाती है असर्टिवनेस और अनकोऑपरेटिवनेस यानी दूसरे के कंसर्न से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना कंसर्न मैटर करता है, उस मोड को हम लोग बोलते हैं कंपीटिंग। सेकेंड आ जाता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग क्या है? जहाँ पर कोऑपरेटिव है एंड अनअसर्टिव। अनअसर्टिव क्या हो गया? असर्टिव का ऑपोजिट। अनअसर्टिव मीन्स अपने कंसर्न्स मैटर नहीं करते, सिर्फ कोऑपरेशन की, सिर्फ दूसरे के कंसर्न्स ही मैटर करते हैं। तो ये कंपीटिंग का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एकोमोडेटिंग। पुट्स अदर्स नीड्स बिफोर वंस ओन, कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। सेल्फ सेक्रीफाइस इधर आ जाता है, ठीक है, दूसरों की विशेस को फुलफिल करना आ जाता है, दूसरों को पहले रखना आ जाता है, उसे हम एकोमोडेटिंग बोलते हैं, इस मोड को। थर्ड है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग क्या हो गया? अनअसर्टिव, अनकोऑपरेटिव, दोनों ही चीज़ नहीं है, ना तो अपने गोल्स मैटर करते हैं ना दूसरे के गोल्स मैटर करते हैं। इसमें होता क्या है? दूसरे के कंसर्न, अपने कंसर्न, सब कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे इग्नोरेंस होती है, ठीक है। अवॉइडिंग का मतलब क्या हो गया? कि इग्नोर करते हैं कि कन्फ्लिक्ट हो ही ना, कि हम लोग सोचते रहते हैं कि अच्छा जब टाइम आएगा जब देखेंगे, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, और उस कन्फ्लिक्ट को जो अराइज हो सकता है उसे होने नहीं देते, या फिर उसे हमेशा अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं अवॉइडिंग। तो अभी तक हमने पढ़ा कंपीटिंग, जहाँ पे सिर्फ असर्टिवनेस होती है। दूसरा हुआ अकोमोडेटिंग, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिवनेस रहती है, ठीक है, कोऑपरेशन रहता है। थर्ड हो गया अवॉइडिंग, जहाँ पर दोनों ही नहीं होते, अनअसर्टिव और अनकोऑपरेटिवनेस होती है, यानी अवॉइड करते हैं कन्फ्लिक्ट को। फोर्थ हो जाता है कोलैबोरेटिंग। फोर्थ है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में क्या होता है? असर्टिव एंड कोऑपरेटिव, यहाँ पे दोनों चीज़ें, यानी पहले वाले में सिर्फ असर्टिव था, अकोमोडेटिंग में सिर्फ कोऑपरेटिव था, अवॉइडिंग में दोनों ही नहीं थे, कोलैबोरेटिव में क्या है? दोनों है, यानी कि वर्क्स टुगेदर टू फाइंड विन विन सोल्यूशन। कि कोलैबोरेटिंग में होगा कि दोनों के बारे में सोचना है, दोनों को बीच में मतलब एक मिडल सोल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग एवरीवन्स नीड, सबको लेकर के चलना है, अपनी नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, सामने वाले की नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सामने वाले की नीड्स पूरी हो, हमारी पूरी ना हो, या फिर सिर्फ हमारी पूरी हो, सामने वाले की ना हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो इसे विन विन सोल्यूशन बोलते हैं, कि हमें ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों ही जीते, उससे कोलैबोरेटिंग बोलते हैं इस मोड को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इस मोड को। फिफ्थ आ जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। लास्ट मोड क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज़। मॉडरेटली असर्टिव एंड कोऑपरेटिव, यहाँ पे दोनों चीज़ है लेकिन मॉडरेट लेवल पर है, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव से थोड़ा सा ये मॉडरेट हो गया। कोलैबोरेटिव में दोनों को जीतना होता है, कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होगा कि दोनों जीतेंगे भी, दोनों हारेंगे भी, दोनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। फाइंड्स द मिडल ग्राउंड दैट पार्शियली सेटिस्फाइड एवरीवन, कि सब लोग क्या है पूरी तरीके से जीत नहीं सकते हैं, किसी को कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी। हो सकता है कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसमें एक को अगर कुछ मिलेगा तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे को कुछ मिलेगा तो एक को छोड़ना पड़ेगा। तो उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को हम लोग कॉम्प्रोमाइजिंग बोलते हैं, जहाँ पर एक मिडिल ग्राउंड पे हमें आना पड़ता है, और पार्शियली हमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं छोड़नी पड़ती हैं, और सामने वाले को भी छोड़नी पड़ती है, हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसे कॉम्प्रोमाइजिंग बोलते हैं। ये सबसे ईजी, सबसे क्विकर सोल्यूशन होता है दैन कोलैबोरेटिंग, बट लेस थोरो, ठीक है। ज़्यादा ईजी होता है, जल्दी मिल जाता है, कि सबको पता होता है मिडिल सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन कोई उसे लेना नहीं चाहता, तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। तो ये था पूरा थॉमस किलमैन के 5 मोड्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इन सिंपल पॉइंट्स, ठीक है। मतलब हमने पढ़ा कि कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उसका इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें 5 इन्होंने एरियाज बताए थे डायमेंशंस का यूज़ करके, कि या तो आप कंपीटिंग करोगे, ठीक है, या तो अकोमोडेशन होगी, या तो अवॉइडिंग होगी, या फिर कोलैबोरेटिंग, या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग। यही चीज़ें इन्होंने इसमें बताई थी, और इसी के साथ हमारी यूनिट हो जाती है ख़त्म। आई होप कि आपको ये पूरी यूनिट और पूरी बुक जो सोशल साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट्स थे, सारी यूनिट्स थी, सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको सोशल साइकोलॉजी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप 107 यानी कि सोशल साइकोलॉजी को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स वही घुमा फिरा के दोबारा से यूज़ करे गए हैं उसमें। तो अगर आप सीधे जो है अप्लाइड साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी, आपको पहले सोशल साइकोलॉजी को अच्छे से समझना पड़ेगा, और फिर 110 यानी कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी काफ़ी ईजी है। ओके, तो अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम पर या फिर DM पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 1 मंथ की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को लेकर के, यानी कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को लेकर के स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो आप क्लासेस ले सकते हैं।